आप एक जगह, मैं आपका एक लेक्चर देख रहा था, आप उसमें कहते हैं हल्दी घाटी एक युद्ध नहीं था, वो एक प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान था जिसे मेवाड़ियों ने युद्ध में बदल दिया था, क्योंकि उन्होंने सामने से राइट, जाके अटैक किया था। हाँ, तो ये क्या है, राइट, ये किस राइट। तरीके से आप कह रहे हैं, ये प्लीज एक बार एक्सप्लेन करिए। देखिए, मैंने इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया सर, क्योंकि आप जरा ध्यान दें तो 25 फरवरी 1568 को जलालुद्दीन ने चित्तौड़ जीत लिया। पहली बात तो अकबर नहीं कहूंगा, यहाँ पर उसको जलालुद्दीन कहना पड़ेगा, क्योंकि अकबर शब्द का अर्थ होता है महान। और महानता इस 25 फरवरी 1568 में बिल्कुल भी नहीं दिखी, क्योंकि चित्तौड़ में उसने जिस प्रकार से निर्दोषों को मारा था, इसलिए यहाँ पर अकबर जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस जलालुद्दीन ने जो चित्तौड़ पर हमला किया 25 फरवरी 1568 को, और सितंबर 1568 तक आते आते पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। जब संपूर्ण मेवाड़ जो है मुगलों के अधीन है, तो मुझे बताइए मेवाड़ का जो अगला राजा, हालांकि ऑफिशियली यही कहीं पे डेटा नहीं मिलते कि पूरा मेवाड़ अधीन था, लेकिन कहीं ना कहीं मेवाड़ का मैक्सिमम भाग तो मुगलों के अंडर में था। तो मुझे बताइए कि हल्दी घाटी में एक बहुत विशाल सेना भेजी गई, जैसा कि अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में लिखता है कि 85,000 की अहदी सेना यानी परमानेंट सेना थी, और 20,000 की दाखिली सेना यानी नॉन परमानेंट सेना थी, यानी कि 1,05,000 के आसपास का आंकड़ा था सेना का। तो इतनी बड़ी सेना मेवाड़ में भेजी क्यों जा रही है, क्या चाहिए मेवाड़ से उनको? मेवाड़ तो उन्होंने पहले से ले रखा है, ठीक है। हम्म। तो अब क्या चाहिए? तो अब तो एक तरह से वो महाराणा प्रताप को पकड़ना ही चाहते हैं, क्योंकि वो अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते। सही उन्होंने बात। साफ 4 दूतों को खाली हाथ लौटा दिया है। तो कहीं ना हम्म। कहीं यहाँ ईगो क्लैश भी हो रहा है। और वो सेना आ रही है, तो एक तरह से वो सर्चिंग ऑपरेशन था कि प्रताप को कैसे भी करके जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आओ। इसलिए मानसिंह कछवा इतनी विशाल फौज लेकर आए थे। और जब वो अजमेर के रास्ते से मांडलगढ़ होते हुए, मोलेला होते हुए खमनोर पहुंचे, उनका नेक्स्ट मिशन था लौसिंग कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदा की तरफ बढ़ना। तो अगर अच्छा। वो कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदा की तरफ बढ़ते हैं, तो जरा आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मेवाड़ के पास में बचा क्या है? केवल कुंभलगढ़ का किला ही तो बचा है। कुंभलगढ़। चित्तौड़ तो हाँ। उनके अंदर में आ चुका था। अब सही। वो भी हाथ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मुगल सेना उस पर हमला करेगी। तो मेवाड़ की सेना ने उन्हें, जब वो मोलेला आई थी मुगल सेना, तब मेवाड़ की जो सेना है वह लौसिंग गांव में अपने शिविर डालती है, और खमनोर से ही उनको खदेड़ कर एक रास्ता खमनोर से रक्त तलाई होते हुए हल्दी घाटी की तरफ जाता है। कभी आप ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो जो ठीक है। खमनोर वाला इलाका है वहां से संकरी घाटी में धकेला गया, यानी अटैक तो मेवाड़ की ओर से ही किया गया था। वो तो सर्चिंग ऑपरेशन के लिए थ्रू आ रहे थे। और बदायूंनी ठीक। ने इस युद्ध को, जो है हल्दी घाटी युद्ध, कभी शब्द इस्तेमाल किए नहीं, उसको उसने उसको गोगुंदा का युद्ध लिखा है। रीजन, हल्दी घाटी युद्ध होने से पहले फेमस था या बाद में फेमस हुआ? बाद में बाद हुआ में। ना। पहले हाँ, उस पहले उसको हल्दी घाटी कहता कौन था? तो किस राइटर को उस जमाने में पता होगा कि इसको हल्दी घाटी कहते हैं? और मुगलों का करेक्ट। प्लान तो था ही नहीं हल्दी घाटी में जाने का। तो वो तो मेवाड़ हाँ। ने धकेला उसको जबरदस्त, खमनोर में ही अटैक करके हल्दी घाटी की तरफ धकेला है। तो इसलिए बदायूंनी इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है, क्योंकि उनका मिशन क्या था? गोगुंदा पहुंचना। प्रताप सिंह जी वहां हो सकते हैं और उनको गिरफ्तार करना, जिंदा या मुर्दा पकड़ना, ऐसा अकबर का आदेश था। तो आप इसको सर्चिंग ऑपरेशन ही कहेंगे, ठीक है। सही उसको बात। युद्ध तो मेवाड़ियों ने कन्वर्ट किया है, हल्दी घाटी में फंसा के दोनों मोर्चों पे घुसा के मारा है वहां पे। जी। थोड़ा सा हल्दी घाटी के युद्ध पे बताइए फिर, अब फाइनली जब हम उस पॉइंट पे आ ही गए हैं, कैसा टकराव था वो, क्या हुआ था, कैसे सेनाएं आपस में भिड़ी थी, कुछ उसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ जी। देखिए, शुरू शुरू में आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि हम महाराणा प्रताप सिंह जी को कवर करेंगे। देखिए, हमारी हम्म। और आपकी और किसी की भी नहीं है। इतनी बिसात नहीं है कि बिल्कुल हम इनको बिल्कुल। कवर कर पाए। हम है ना, अगर हाँ जी। 50 घंटे भी डिस्कस कर ले, उनके पूरे संपूर्ण जीवन पर प्रकाश नहीं डाल सकते। और हल्दी घाटी सही बात। जैसा युद्ध शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साधारण इंसान उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हम लोग साधारण ही हैं, फिर भी कुछ मैं आपको इसके कीमती पहलू बता देता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ था। जी खमनोर जी। में पहला हमला किया गया था, और खमनोर में हम्म। जब हमला किया गया था तो मुगल सेना गोगुंदा की तरफ जाना चाहती थी। अब उनको वहां से हल्दी घाटी जैसे तंग दर्रे में धकेला गया था।
अब वो ठीक। मोर्चा वहां से पैक कर दिया, क्योंकि वो बैक तो जा नहीं सकते थे। अब क्योंकि बैक जाएंगे तो वहां खमनोर में इनको भयंकर तरीके से तीर और गोफड़ों से और भाटों से कूटा गया था वहां पे। तो वो बैक तो जा ही नहीं सकते, तो उनको आगे ही बढ़ना था। तो अब वो हल्दी घाटी जैसे तंग रास्ते को पार करके वो जाना चाहते थे गोगुंदा की तरफ, क्योंकि उनका अंतिम मिशन क्या था, गोगुंदा जाना। तो उनको ये पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं प्रताप तो मिलेंगे। जब ये हल्दी घाटी में पहुंचे तो वास्तव में प्रताप मिल गए वहां पर, लेकिन हम्म। सेना के साथ। और हम्म। वहां युद्ध शुरू हो जाता है। और बिलीव नहीं करोगे आप, युद्ध में जनरली आपने देखा होगा दो सेनाएं आमने सामने आती हैं, थोड़ा बहुत बोला जाता है आक्रमण या फिर कोई डायलॉग बाजी होती है, ऐसा कुछ भी अच्छा। नहीं हुआ। बदायूंनी कहता है कि जो ही हमारी सेना हल्दी घाटी में आई और रुकी, उसी वक्त मेवाड़ की सेना जो पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, उसकी पूरी सेना दिखाई भी नहीं दे रही थी। और इतना आते ही तीव्र हमला बोला कि आते ही सबने प्रहार करना शुरू कर दिया। मेवाड़ का जो हरावल दस्ता है, यानी आगे वाला हिस्सा, वो दाया पाशो और बाया पाशो, यानी लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, इस टुकड़ियों ने इतना भयंकर तगड़ा हमला बोला कि मुगल सेना के आधे घंटे के अंदर अंदर उनकी आधी सेना पूरी तरह से इन्होंने काट दी थी। अरे और बाप रे। पीछे वाला दस्ता, चंदावल जो दस्ता है, मतलब वो मौका नहीं दिया, आए और आते ही सीधा अटैक ठोक दिया। कोई डायलॉग हम्म। बाजी नहीं, कोई वहां पर रुकना नहीं, बस आए और हमला बोल दिया। ये मुगल सेना, बदायूंनी कहता है कि पीछे वाला दस्ता यानी चंदावल तो भाग के ठेठ बनास नदी के किनारे आकर रुका है। भाग खड़ी हुई थी इस आधे घंटे के अंदर सेना। और वो भी मेहतर खान ने कहा, कमबख्तों कहां भाग रहे हो, आलम पना स्वयं युद्ध भूमि में आने वाले तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए अकबर खुद। इसलिए वो सेना रुकी। और इस आधे घंटे में, हालांकि मैं पहले कह चुका हूं कि शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता, जी। और ये बड़ा युद्ध है, और इवन कोई टीवी पर्दे पर भी इसको सारा एक साथ नहीं बता सकता। तो हम एक एक घटना का ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं। और अगर एक साथ में सारी घटना, क्योंकि युद्ध में तो एक साथ सारी घटनाएं घटती हैं, तो जी। उसको एक जी। साथ तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। तो इस आधे घंटे में एक चीज और हुई थी। मेवाड़ के जो भील तीरंदाज हम्म। हैं, गोफने फेंकने वाले जो है, उन्होंने पहाड़ों के बीच में छिपकर सबसे पहले मुगल तोपचियों को, यानी तोपों को और बंदूकचियों को टारगेट किया था। तो तोपे और बंदूकें तो ये लोग चला ही नहीं पाए थे, इसलिए बनास नदी तक इनको चप्पलें उठा के भागना पड़ा। और ये अच्छा। भीषण हमला इतना भयंकर था कि इस आधे घंटे की लड़ाई में भयंकर खून बहा था। और इस आधे घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ से जब तलवारें चल रही थी, तीर चल रहे थे, तब वो बदायूंनी कंफ्यूज था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने सैनिक कौन से और दुश्मन के कौन से हैं। इसलिए वो तीर चलाते चलाते आसिफ खान, जो कि इस युद्ध का उप सेनापति था, मुगल उप सेनापति, जिसको अच्छा। सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता है, तो ये उप सेनापति था। इस उप सेनापति को बदायूं ने पूछा कि जनाब आसिफ खान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे सैनिक कौन से और उनके कौन से हैं। तो आसिफ खान ने कहा कि तू तो बस काटता रहे, एक बात का ख्याल रखना कि जो मूंछों वाला दिखे उसे बख्श दे, उसे मार डालना, और दाढ़ी वाला दिखे उसे बख्श देना, फायदा इस्लाम का ही है। तो हम्म। आप जरा सोचिए, बदायूंनी खुद इस बात को लिख रहा है युद्ध के बाद में, ये सारी घटनाएं हम्म। उसने खुद लिखा है कि हमने मूंछों वालों को मारा था, दाढ़ी वालों को बख्श दिया था। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मुगल सेना में मूंछों वाले ज्यादा थे, क्या उधर हिंदू सैनिक नहीं थे? तो हम्म। ये तो कमबख्त अपनी ही सेना को काट रहे थे। आसिफ खान, बदायूंनी, मेहतर खान जैसे लोग तो अपनी ही सेना को काट रहे थे। बदायूंनी तो इन सैनिकों को मार मार कर उनके खून से अपनी दाढ़ी तक रंग रहा था, और कह रहा था आसिफ खान ने कि जनाब आसिफ खान, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। इस गर्मी की तपती धूप में, क्योंकि जून का महीना है सर, उमस भरी गर्मी होती है, इस तपती धूप में मेरी खोपड़ी इतनी तप चुकी थी कि मुझे समझ कहाँ रहा था कि अपना कौन सा और पराया कौन सा। ये तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, अब इनको मारने में मजा आ रहा है। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई थी। और इस आधे घंटे की लड़ाई में लगभग मेवाड़ की आधी सेना, क्योंकि युद्ध में नुकसान दोनों पक्षों का होता है, और मुगलों की आधी सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हालांकि अभी भी बैलेंस नहीं था, अभी भी मुगलों के पास में विशाल फौज थी, क्योंकि अमर काव्य वंशावल लिखती है कि मेवाड़ के पास में 20,000 सैनिक थे। यहाँ चीरवा घाटे के शिलालेख में लिखा हुआ कि 15,000 सैनिक थे। तो फिक्स आंकड़ा मेवाड़ का तो नहीं मिलता है, लेकिन मुगलों का फिक्स आंकड़ा जो है
वह बदायूनी ने लिखा है 85,000 लिखा है। हालांकि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग, जैसे अमर काव्य वंशावली मुगल सेना की संख्या 80,000 बताता है, बदायूनी अच्छा 85,000 बता रहा है। तो ये अलग अलग डेटा है, इसलिए इस डेटा पर मैं कभी डिस्कस करता नहीं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मुगलों की सेना बहुत विशाल थी। आधी सेना खत्म होने के बावजूद पलड़ा अभी भी उनका भारी था। उसके बाद में महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाने का मतलब है, देखिए हमेशा घोड़ा पैरों से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दोनों हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। ठीक है, अब आप उसको लगाम पकड़ के उस घोड़े को ट्रेन करो, आप आगे चलाओ, तो फिर लड़ोगे कैसे? तो एड़ लगाने का मतलब है पैरों से ही उसको इशारा करके उसको आगे चलो बढ़ाया। तो चेतक बहुत तीव्र रफ्तार से इस युद्ध भूमि में आया था। बदायूं कहता है कि इतनी तो सूर्य की किरण भी तेज नहीं होती, इतनी भयंकर तरीके से वो युद्ध मैदान में आए। और आते ही उन्होंने 6,000 घुड़सवारों का सामना किया। किसने? महाराणा प्रताप, इनके साथ बहामह शाह थे और झाला सिंह थे। इन तीन योद्धाओं ने 6,000 मुगल घुड़सवारों का सामना किया था। और इधर मेवाड़ के 4 हाथी राम प्रसाद, लूणा प्रसाद, खांडेराव और चक्रवात, उन्होंने मुगलों के 500 हाथियों का सामना किया था। उन 500 500। हाथियों में, हाँ जी, और 500 हाथियों में मुगलों का एक हाथी था जिसका नाम था मर्दाना। उस पर खुद मानसिंह बैठे हुए जो सेनापति हैं। तो इन 4 हाथियों को घेर के भाले मार के, तीर मार के इन के महावतों को खत्म कर दिया था। लेकिन 3 मेवाड़ के हाथी तो शांत पड़ गए, क्योंकि बिना कंट्रोल के हाथी कैसे काम करेगा। तो 3 हाथी सही बात। शांत पड़ गए, एक तो लूणा प्रसाद, एक जो है चक्रवात और एक खांडेराव। लेकिन राम प्रसाद शांत नहीं पड़ा साहब। बिना महावत के वो मुगलों के 12 हाथियों से भिड़ा था, और 12 हाथियों में से 10 हाथियों को तो उसने पटक पटक के मार दिया था। सबसे भयंकर लड़ाई हुई थी गजयुक्ता या गजराज से, जो मुगलों का हाथी था, मर्दान ये राम प्रसाद की लड़ाई। और इस लड़ाई के अंदर बदायूं ने खुद लिखता है कि हाथियों के चिंगारों से इतना मैदान गूंज उठा था कि हम एक दूसरे से कानो कान बात तक नहीं कर सकते थे, इतनी चीखे चिंगारे मार रहे थे। और ये खून से पूरी तरह से लाल हो चुके थे। ये जो सीन जो मैं बता रहा हूँ हाथियों की लड़ाई, ये एग्जैक्टली रक्त तलाई में लड़ी गई है। हल्दी घाटी में एग्जैक्टली युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध हुआ है खमनोर में, रक्त तलाई में और हल्दी घाटी, इन तीनों लोकेशन पे युद्ध हुआ है। जब रक्त अच्छा तलाई में ये राम प्रसाद 12 मुगल हाथियों से भिड़ रहा था, जिसमें ध्यान देना एक गजराज गजयुक्ता नाम का भी हाथी है मुगलों का, और एक मर्दाना हाथी भी है जिस पर खुद मानसिंह बैठे हुए। हाँ और सही है। ये इससे अकेला कौन भिड़ रहा है? राम प्रसाद भिड़ रहा है। और उधर 6,000 घुड़सवारों से झाला मानसिंह, महाराणा प्रताप और इसके अलावा भामह शाह लड़ रहे हैं। 6,000 घुड़सवारों से घिरे हुए, और उसमें सबसे भयंकर तलवार चल रही थी झाला मानसिंह। वो एक एक तलवार के वार से 4-4, 5-5 मुगल घुड़सवारों को ले डूब रहे थे। तब इन 6,000 घुड़सवारों का कमांडर था बहलोल खान। ये बहलोल खान अबीसीनिया, इथोपिया का हबसी है, कसाई है। अबीसीनिया के बड़े खतरनाक लोगों को पकड़ के मुगल सेना में भर्ती किया गया था। अब यहाँ पर बहलोल खान वाली बात को लेकर कुछ इतिहासकारों में मतभेद भी है। इतिहासकार अच्छा कुछ कहते हैं कि बहलोल खान को दिवेर के युद्ध में मारा गया था, और कुछ इतिहासकारों का, मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में उसको मारा गया था। 1582 में जब हुआ था ना दिवेर। बहलोल, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जब इस हल्दी घाटी के युद्ध में जब बहलोल खान ने देखा कि झाला मानसिंह एक ही वार से 3-3, 4-4 मुगल घुड़सवारों को ले डूब रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो भी उन पर प्रहार करने की कोशिश करेगा। तो बहलोल खान ने जब झाला मानसिंह के पीछे घोड़ा घुमा के उनके पीठ पीछे वार करने की कोशिश की, तब लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को देख लिया कि ये झाला मानसिंह पर घात कर देगा। इसलिए मानसिंह कछवा, सॉरी, इस बहलोल खान के सामने अपना घोड़ा ले गए चेतक, और चेतक को ले जाकर उस चेतक को घुमाते ही सीधा बहलोल खान के सिर के ऊपर एक तलवार मारी, और बहलोल खान को उसके घोड़े के समेत 2 भागों में फाड़ दिया था महाराणा प्रताप। और ये फाड़ने के बाद में सारे के सारे मुगल सैनिक शांत पड़ गए, कोई भी लड़ने के लिए आगे नहीं आया। अब जरा आप सोचिए, उधर रक्त तलाई में मानसिंह कछवाहा के 12 हाथी राम प्रसाद से भिड़ रहे हैं, जिसमें खुद मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठे हुए हैं। और इधर 6,000 घुड़सवारों से महाराणा प्रताप, झाला मानसिंह और भामाशाह भिड़ रहे हैं। तो आप जरा सोचिए
कि राम प्रसाद ने 10 हाथियों को तो बहुत कम समय के अंदर मार दिया था, और बाकी जो बचा हुआ एक हाथी था गजयुक्त, उससे भयंकर लड़ाई हुई थी। अब नेक्स्ट टारगेट कौन है? मर्दाना हाथी, जिस पर खुद मान सिंह बैठे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय हुई है। इधर मानसिंह कछवाहा जो है राम प्रसाद से घिर गए, क्योंकि अगला निशाना राम प्रसाद का कौन है? मर्दाना हाथी, जिस पर खुद मान सिंह बैठे हुए। और इधर 6000 घुड़सवारों को शांत करके भामाशाह, भामाशाह, झाला मान सिंह और महाराणा प्रताप, ये तीनों भी मान सिंह की तरफ बढ़े। सोचिए मान सिंह का क्या हाल हुआ होगा जब राम प्रसाद, झाला मान सिंह, महाराणा प्रताप और भामाशाह चारों मानसिंह की तरफ आए। 4 हाथी आए कुल मिला के, ये कहे तो। अब मानसिंह कछवाहा भी बड़ी राजपूत है, इतना आसानी से डरेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। उसने तुरंत एक भाला मार के जो है वह राम प्रसाद को, जो पहले से जख्मी थे, पूरा खून से लाल हो चुका था वो हाथी, तो हाथी वही शांत पड़ गया। उसको फिर बेड़िया पहना के इस हाथी को रवाना किया गया था अजमेर, ऐसा अमर काव्य साहब लिखती है। तो जब उसको अजमेर रवाना किया गया, तब वहां पर इस हाथी को अकबर ने देखकर कहा था कि ये मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पीर साहब की कृपा से मिला है, इसलिए आज से इसका नाम राम प्रसाद नहीं पीर प्रसाद होना चाहिए। और मैं आपको एक और पते की बात बताऊं कि जब अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी अजमेर किले में, तब अकबर ने कहा था साफ शब्दों में कि मुझे मेवाड़ से 2 ही चीजें चाहिए, एक तो प्रसाद चाहिए, दूसरा राम प्रसाद हाथी चाहिए। तो सोचिए राम प्रसाद हाथी की कितनी इंपॉर्टेंस थी अकबर की लाइफ में, जो अकेले बिना महावत के 10-10 हाथियों से भिड़ सकता है। वो हाथी कितना खतरनाक हो। तो फिर पीर प्रसाद इसका नाम रखा, और इतना स्वामी भक्त भी था वीर के साथ में वो हाथी कि 19 दिन तक अकबर ने उसको बहुत खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। गन्ने का जूस बड़ा पसंद होता है हाथियों को, वो भी दिया गया, लेकिन नहीं किया, उसने टच तक नहीं किया। 19वें दिन राम प्रसाद स्वर्गवास को प्राप्त हो चुका था। अकबर ने खुद कहा कि जिसके हाथी को नहीं झुका पाया, उस व्यक्ति को भला कहाँ झुका सकता था। और जब इधर रक्त तलाई में जब मानसिंह की तरफ राम प्रसाद आगे बढ़े थे, साथ में झाला मानसिंह और भामाशाह, तब एक बार फिर से झाला मानसिंह ने टोन मारा मानसिंह कछवा को, अपनी फूफा अकबर को साथ नहीं लाया। अब आप सोचो, इस बात से वो भयंकर चिढ़ते हैं क्योंकि बार बार अकबर को फूफा बोला जा रहा है। ठीक है, तब मानसिंह कछवा ने भाला मार दिया झाला मानसिंह पर। उस भाले से झाला मानसिंह तो बच गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना घोड़ा चेतक उसको एड़ मारी, और वो उसने मर्दाना हाथी के दांतों के ऊपर अपनी टापे फंसा ली। और उसी वक्त महाराणा प्रताप ने एक भाला मारा मानसिंह की तरफ, और चूंकि मैं यहाँ बता चुका हूं कि मानसिंह ने भी भाला मारा था, तो दोनों ने भाले मारे। ये सब कुछ क्षणों में हुआ है। अपन इसको फास्ट करके नहीं बोल सकते, क्योंकि फास्ट करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या। जब दोनों ने भाले मारे, तो महाराणा प्रताप का जो भाला है वह महावत के कंधे, जो महावत होता है ना हाथी का कंट्रोलर, उस महावत के कंधे को चीरता हुआ सीधा मानसिंह की तरफ गया था, और मानसिंह होदे में झुक गए। तो महावत का जो कंधा कटा ना, उस कंधे के कटने की वजह से जो उसका खून है वो महाराणा प्रताप के ऊपर भी गिरा और मानसिंह के ऊपर भी गिरा। अब आप सोचो, ये सब कुछ क्षणों में हुआ है, क्विकली डिसीजन होते हैं युद्ध में। अब आप सोचो कि इस समय मेवाड़ सेना क्या समझेगी, क्योंकि भाला दोनों ने मारा है और दोनों के ऊपर खून है। और मुगल सेना क्या सोचेगी? दोनों ने सोचा कि वो अपने अपने योद्धा को खो चुके हैं, इसलिए वहां पर मेवाड़ सैनिकों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, और उधर मानसिंह को मुगल सेना ने घेर लिया ताकि कोई प्रहार न कर पाए। वहां 2 घेरे बन गए वहां पर युद्ध में। एक बात और बतानी थी, इसी मर्दाना हाथी की सूंड में एक तलवार बंधी हुई थी। जब महाराणा प्रताप ने घोड़े चेतक को एड़ मारी और घोड़े ने अपनी टापे ऊपर रख ली और तुरंत उन्होंने भाला मारा, ये सब कुछ क्विक है। जब भाला मारा तो स्वाभाविक सी बात है कि घोड़े को जो कमांड दिया गया उसने उसको पूरा किया, फिर उसने टापे अपने नीचे ले ली।
तो इस मर्दाना हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी हुई थी वो सूंड हिला रहा था। वैसे मर्दाना ही नहीं, सभी हाथियों को युद्ध के लिए ट्रेंड किया जाता था, उनको शराब हम्म। पिलाई जाती थी, नशीले पदार्थ पिलाए जाते थे। तो अच्छा। उनकी सूंड में और उनके पूंछ में वगैरह कुछ ना कुछ मारते बांधते थे। तो सभी हाथियों के सूंड में तलवारें होती थी। जो वो सूंड हिला रहा था, तो चेतक का जो आगे वाला पैर है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ कि पीछे वाला पैर है, लेकिन हम्म। यहां मैं साबित करूंगा कि आगे वाला ही पैर था। तो चेतक का जो पैर है वह कट के पूरी तरह से अलग हो चुका था, सिर्फ चमड़ी से लटक रहा था, और उसने चेतक ने अपने स्वामी को इसकी भनक तक लगने नहीं। जब घेरा बनाया गया तब चेतक 3 टांगों पर था। अब आप जरा सोचिए कि मुगलों के पास में अभी भी सेना बहुत बची हुई है। अब हम्म। अगर इतनी सारी सेना बची हुई है और इस समय अगर महाराणा प्रताप के ऊपर अगर प्रहार हो जाए, तो जितना किया धराया है उस पर सब पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हुआ यूं कि वहां पर घेरा बनाया गया, और मानसिंह कछवाहा को जब होश आया तो तुरंत उसने कहा कि कम तो मेरी सुरक्षा छोड़ो, पकड़ो उसको। तो जो हम्म। महाराणा प्रताप को घेरे हुए जो सैनिक थे मेवाड़ के, जैसे भामाशाह बचे हुए थे, झालामान सिंह बचे हुए थे, महाराणा प्रताप सिंह जी के ससुर रामरख पंवार भी बचे हुए थे, बिजोलिया के ठाकुर साहब, जिनकी पुत्री अच्छा। थी अजब देव पंवार। ठीक है। अच्छा। और वो महाराणा प्रताप सिंह जी की पटरानी थी, तो ससुर जी भी थे। तो ये घेरा थोड़ा छोटा था क्योंकि उनके पास सैनिक अब कम थे, और मुगलों का घेरा बड़ा था। तो बीच में महाराणा प्रताप अपने चेतक जो घायल हो चुका है, 3 टांग पे खड़ा है, उसके चारों तरफ मेवाड़ी सरदारों ने घेर रखा है, और उसके चारों तरफ मुगल सैनिकों ने घेर रखा है। अब आप जरा सोचो कि इस कंडीशन में अगर मुगल सेना टूट पड़े, तो अंदर जो खड़े हैं वो सब के सब मारे जाएंगे यार। हम्म। आप लड़के कितना लड़ोगे? तो राइट। एक तरह से यहाँ पर डिसीजन लेना जरूरी था। आपको मैं बता दूं, किसी भी समय कोई भी राजा अपना हमशक्ल जरूर रखता है। हम्म। भले छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वो भी अपना हमशक्ल लेके घूमते थे, क्योंकि राजा बचना जरूरी है। तो झाला मानसिंह हूबहू राणा प्रताप जैसे दिखते थे, कद काठी, मूछों की स्टाइल, और कपड़े एक जैसे पहनते थे। वो युद्ध में अच्छा। वो धारी वाली ड्रेस होती थी, आपने देखी होगी फोटो। तो झाला मानसिंह ने रिक्वेस्ट की राणा जी को कि आप बचे तो मेवाड़ का स्वाभिमान बचेगा, और आप हम्म। ना रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दाता हुकुम कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने नहीं मानी ये बात। तो उनके ससुर जी रामरख पंवार ने भी रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो झालामान सिंह ने अपना छत्र जो है महाराणा प्रताप से छत्र लिया, और वो छत्र पहना, और जो उनको घेरे हुए जो थे मुगल सैनिक, उस टुकड़ी पर उन्होंने हमला किया। तो मुगल सेना ने सोचा कि प्रताप उनके ऊपर हमला कर रहा है। अब वो घेरा जो है मानसिंह झाला के चारों तरफ हो चुका था, और पीछे जो खाली स्थान मिला वहां से राणा प्रताप अपने घायल घोड़े के साथ निकल गए। इधर झाला मानसिंह कुछ जब मुगल सैनिकों ने घेरा, लगभग मेरे ख्याल से ये 20-25 हजार से कम सैनिक नहीं थे घेरा। आपको बिलीव नहीं होगा, इन मुगल सैनिकों को क्या लग रहा है ये महाराणा प्रताप है। हिम्मत तक नहीं हुई कि उनके नजदीक जा सके। दूर से ही उनको तलवारों से, तीरों से, बंदूकों से बीध लिया गया था। इसलिए उनको झाला बीदा भी कहा जाता अच्छा। है। तो झाला बीदा या झाला मन्ना या झाला मानसिंह शहीद हो चुके थे। इधर राणा प्रताप अपना घायल घोड़ा लेकर यहाँ से हल्दी घाटी से खमनोर की तरफ निकले। खमनोर के पास एक बलीचा गांव आता है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जून 1576 की बात है, 18 जून 1576, 1576, हल्दी घाटी। और जून महीना आप जानते हो गर्मी का, भीषण गर्मी का गर्मी। होता है। पीक और गर्मी। हाँ, और उमस भरी गर्मी होती है। और आपको पता होगा इसी जून के आसपास जो है बारिश होने का भी माहौल हो जाता है, और हम्म। उमस होती है, बारिश आती है। पता नहीं इंद्र देवता तैयारी खड़े थे। ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, महाराणा प्रताप सिंह जी अपने घायल घोड़े के साथ में जब बलीचा खमनोर की तरफ तेजी से निकले, तब भयंकर बारिश हो गई थी, मूसलाधार बारिश हो गई थी। और सारे नदी नाले, पहाड़ों पे तो आप जानते हो बहुत तुरंत नदी हम्म। नाले उफान पे आ जाते हैं। सारे नदी नाले उफान पे आ चुके थे, और इतना खून बहा था कि उसका एक नाला बन के एक तालाब का रूप ले गया था। उसी को बाद में कहा गया रक्त तलाई। ये नाम सारे अच्छा। बाद में पड़े हैं। तो रक्त तलाई ऐसे नाम पड़ा। और महाराणा प्रताप सिंह जी अपने घायल घोड़े के साथ में यहाँ से बलीचा की तरफ निकले। भयंकर बारिश हो रही थी,
और बारिश की वजह से बलीचा गांव के पास में एक नाला बीच में आ गया, बरसाती नाला। और घोड़े चेतक ने अपना एकदम से वहां ब्रेक लगाया, और जो वो चेतक वहां पर रुका, तब चमड़ी से जो पैर लटक रहा था वो भी वहां पर गिर गया था। आजकल उसको खोड़ी इमली कहा जाता है। और इस नाले को देखा, क्योंकि चेतक को नहीं पता कि मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेतक तो अपने स्वामी को बचाने की कोशिश करेगा। अब सामने नाला आ गया, वो तीन टांग टांग पे भाग रहे हैं। तो उसने एकदम से जंप लगाया, और जंप लगा के नाले के पार करवा दिया अपने स्वामी महाराणा प्रताप को। जब उनको पार करवाया गया, तो यहाँ पर अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चेतक का आगे वाला पैर ही कटा था। अगर पीछे वाला पैर कटा होता तो जंप नहीं लगा। छलांग लगाने के बाद चेतक और भी आगे जा सकता था। लेकिन जरा आप हम्म। सोचिए कि जब उसने छलांग लगाई तो सबसे पहले आगे क्या पड़ेगा? आगे वाली टापे, और आगे वाली टांग तो एक ही बची थी। हम्म। और घोड़ा धड़ाम से गिर गया, और गिरने के बाद में, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी ने लिखा नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जो है काफी दूर गिरे होंगे, और तुरंत उस घोड़े के पास में आए, उसको गोदी पे उठाया। थोड़ी देर घोड़ा फड़फड़ाया, उसके प्राण निकल गए। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकले थे, तो अमर काव्य वंशावल यहाँ लिखते हैं कि पीछे से आवाज भी लगाई थी शक्ति सिंह जी ने। कहा हम्म। था, ओ नीले घोड़े रा सवार। नीला घोड़ा था महाराणा प्रताप का, चेतक का। नीला घोड़ा बोलते हैं उसको। तो ओ नीले घोड़े रा सवार आवाज लगाई। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह जी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है वो बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने ये सारे दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं, तो उन्हें वो एक हम्म। एक घटना याद आ रही होगी कि सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। झाला मान सिंह, उन्हें पता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। उन्हें पता है हकीम कसूर मारे जा चुके हैं। उन्हें पता है कि जो है हकीम कसूर का भी, मैंने आपको शुरू से कहा था कि इतिहास को शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं सुबह से शाम तक बैठ जाऊं ना, तो भी महाराणा प्रताप सिंह जी का टॉपिक पूरा कवर नहीं कर सकता। हल्दी घाटी में हमने कम से कम आधा घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। हम्म। तो हकीम कसूर भी जो है ना, उन्होंने भी अपना वायदा निभाया था। वो जब उन्होंने हमला किया, जो स्टार्टिंग में आधे घंटे की जो लड़ाई हुई थी ना, उसी वक्त अपने घोड़े पर बैठकर हकीम खासूर मुगल सेना के ढोलान यानी बीच वाले हिस्से तक पहुंच गए थे, हरावल दस्ते को चीरते हुए अकेले। जैसे आपने वो बाहुबली फिल्म में नहीं देखा, बाहुबली एकदम तेजी से जाता है ना, और ठेठ मानसिंह कछवा तक आ चुके थे। पीछे से एक अच्छा। मुगल सैनिक ने उनकी गर्दन पर तलवार मारी, और वो गर्दन वहीं पर गिर गई। और उनका जो धड़ है, वो घोड़ा लेकर ठेठ खमनोर तक आया था। और जब उनको युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दफन करना चाहा, तब वास्तव में उनके हाथ से तलवार नहीं निकली थी। तलवार समेत इस महान योद्धा को दफन किया गया। आज भी दो मजारे हैं, कभी चेक कीजिएगा, एक रक्त तलाई में और एक खमनोर में। क्योंकि एक जगह पर उनका सिर गिरा है, दूसरी तरफ उनका धड़ शरीर गिरा है। तो घोड़ा चेतक उनकी बात कर रहे थे। तो चेतक घायल हो चुका था। महाराणा प्रताप के पीछे दो मुल्तान और खुरासान नाम के सैनिक पीछा कर रहे थे। तब हम्म। शक्ति सिंह जी ने उनको मारा, और मार के प्रताप की सुरक्षा की। और पीछे से वो अपना घोड़ा लेकर आ ही रहे थे, और इधर चेतक ने छलांग लगाई, और थोड़ी देर वो फड़फड़ाया, उसके प्राण निकल गए। जब चेतक के प्राण निकले, आप बिलीव नहीं करोगे, अमर काव्य वंशावल लिखती है कि महाराणा प्रताप फूट फूट के रोए थे उस दिन। भयंकर तरीके से रोए थे, लगातार आंसू बह रहे थे। शायद वो, मुझे जहां तक अंदाजा है, शायद मैं सही सोच रहा हूँ, कि वो सारे हल्दी घाटी के दृश्य उनकी आंखों के सामने तैर रहे थे। अब पीछे से एक बार फिर से शक्ति सिंह जी ने आवाज लगाई, ओ नीले घोड़े रा सवार। पीछे मुड़ के देखा, सामने भाई खड़ा था, शक था। दोनों भाई कस के गले मिले, और चेतक थोड़ी देर फड़फड़ाया, उसके प्राण निकल गए। और महाराणा प्रताप ने शक्ति को कहा कि एक एक करके मुझे सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अब इस देश के स्वाभिमान का क्या होगा, इस देश की आजादी का क्या होगा, इसकी स्वाधीनता का क्या होगा। तब शक्ति सिंह जी ने कहा कि भैया आप चिंता ना करें, आपका शक्ता लौट आया है। दोनों भाई गले हम्म। मिले, और गले मिलने के बाद यहां से जो है, शक्ति सिंह जी को महाराणा प्रताप ने कहा कि आप परिवार को सुरक्षित कुंभलगढ़ से निकालो, और इस किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। क्योंकि महाराणा प्रताप को थोड़ी पता है कि मुगल सेना यहां तक पीछा करेगी उनका। हालांकि हम्म। वो तो इतनी पिटी थी, आप
उस कहानी पे बाद में आऊंगा कि बदायूं नहीं वहां हल्दी घाटी में क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकले, झाला मानसिंह वहां शहीद हो चुके थे, तब मानसिंह कछवाहा ने झाला मानसिंह को देखकर कहा, क्योंकि चारों तरफ मुगल सैनिक नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि महाराणा प्रताप को उन्होंने मार दिया, लेकिन असल में वो झाला मानसिंह थे। चारों तरफ नृत्य कर रहे थे। तब मानसिंह कछवाहा ने कहा कि कमबख्त तो ये प्रताप नहीं है, वो भाग चुका है, जाओ उसका पीछा करो। तब आसिफ खान और बदायूं ने कहा कि मानसिंह जी, हम जब मैदान में इतना सेफ नहीं है, मैदान में इतने हमले हो रहे हैं, तो पहाड़ियों में क्या होगा, मेरी बात मानिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। तो मुगल सेना के तो तोते उड़ गए थे इस युद्ध में, वो भागने पर मजबूर हुई। उन्होंने केरिया खा के, केरिया जंगली जो आम होते हैं वो खा खा कर जिंदा रहे, जंगली मुर्गे खा खा कर जिंदा रहे। और मेवाड़ की सेना का, राणा की सेना का इतना डर था कि झाड़ियों से, पहाड़ियों से अगर कोई जंगली मुर्गा भी फड़फड़ा के आता था तो 10 किलोमीटर भाग जाते थे मुगल सैनिक वहां से। 10 किलोमीटर तो मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण कह दिया, लेकिन भाग जाते थे काफी दूर तक, और उस पर दूर से ही धड़ाधड़ तीर चलाते थे, इतना डरे हुए थे सैनिक। पीछा तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन महाराणा प्रताप को थोड़ी पता है कि मुगल सेना पीछा करेगी या नहीं करेगी, हो सकता है वो कुंभलगढ़ तक आ जाए। इसलिए शक्ति सिंह जी को कहा कि तू सुरक्षित परिवार को निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा। तो महाराणा प्रताप सिंह जी की पूरी फैमिली को, उनके पत्नी और बच्चों को यहाँ से वो कोशीथल लेकर गए। कोशीथल के बाद में जो भीलवाड़ा में है, उसके बाद में ये जो है लखावली गांव लेकर आए, और लखावली के बाद में इनको भिंडर में रखा गया, जो सक्तावतों का प्रमुख ठिकाना है। यहाँ से महाराणा प्रताप जो है वह यहाँ से आवरगढ़ गए थे। आवरगढ़ वर्तमान में झाडोल के पास में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काफी भयंकर वाला पहाड़ी क्षेत्र है, मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता, बड़ा एडवेंचर भरा प्लेस है। तो ऐसे स्थान पर महाराणा प्रताप रुके। उसके बाद में अगले करीब 3-4 साल तक उन्होंने मायरा की गुफा में अपना समय बिताया था, जो उनका शस्त्रागार भी था। वहां पर आज भी अस्त्र शस्त्र बहुत सारे मिल रहे हैं। उसके बाद में अगले कुछ वर्ष जो है उन्होंने 56 के जंगलों में निकाले। उसके बाद में अगले जो वर्ष हैं उन्होंने जावर गुफा में निकाले, और अंतिम जो 12 वर्ष है उन्होंने चावंड में निकाले। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है सर कि हालांकि मेरा ऐसा लंबा तो हो रहा है शायद, नहीं मैं कब से बोले जा रहा हूँ, आपका सवाल नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं आप कंटिन्यू करिए प्लीज प्लीज। मैं पूरा घटनाक्रम एक साथ बता रहा हूँ ना, इस कारण से थोड़ा वक्त लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, हल्दी घाटी कोई छोटा मोटा युद्ध था? भयंकर युद्ध था। मेरे विचार में ये विश्व इतिहास के टॉप 5 भयंकर रक्त रंजित युद्धों में से था। सबसे भयंकर युद्ध मेरे ख्याल में जो था वो कलिंग का था, अशोक का। और सेकंड जो भयंकर युद्ध था वो पानीपत का तीसरा था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और मेरे ख्याल से तीसरा स्थान अगर मैं किसी दो को दूं इंडिया में तो वो हल्दी घाटी था। सर, खून का नाला बन के एक तालाब रूप ले चुका है। सोचिए कितने शव गिरे होंगे। पूरी मिट्टी खून से, पूरा तालाब खून से भर चुका है, जिसमें बारिश का पानी मिक्स है। महाराणा प्रताप सिंह जी इस युद्ध में, देखो सर, एक बात सोचें कि युद्ध जो होता है ना वो लंबी तैयारियों का नतीजा होता है। एक दिन में युद्ध नहीं होता, और युद्ध होने के बाद में उस चीज को कवर करना, वापस उसको संतुलन पे लाने में भी काफी टाइम लगता है। इसका लेटेस्ट उदाहरण देखिए, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। उसका असर आप पूरे विश्व की इकोनॉमी पर देखो ना, कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये युद्ध की प्लानिंग और ये सारा युद्ध एक दिन का नतीजा तो है नहीं। मेवाड़ वालों ने भी इस युद्ध के लिए काफी लंबे समय से तैयारियां कर रखी थी। तो इस युद्ध में अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, जैसा कि ऑडियंस से भी ये मेरा सीधा सवाल है कि वो जरूर नीचे कमेंट में लिखें कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ। आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा नुकसान मुगलों का हुआ। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मेवाड़ का। रीजन समझो इसको, क्योंकि अगर मैं कहूं कि एक बड़ा सा तालाब है, उसमें से एक बाल्टी भर पानी निकाल दो, तो क्या तालाब को फर्क पड़ेगा? नहीं। और अगर जिसके पास एक बाल्टी ही पानी है
उसमें से अगर वो निकाल आधी देते। डुल जाए तो फर्क पड़ेगा उस बाल्टी को। मुगल इस युद्ध की भरपाई कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे, लेकिन क्या मेवाड़ भरपाई कर सकता है? वो तो सदियों से, काफी वर्षों से, सैकड़ों सालों से संघर्ष करता आ रहा है, लगातार अटैक हो रहे हैं। मालवा के शासक का अटैक हुआ, मुंज परमार का, उसके बाद अरबों के अटैक हुए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ, अकबर के अटैक हुए, चौहानों के, हमीर चौहान का अटैक हुआ। मेवाड़ में तो ऐसा कोई राजा आपको दिखाई नहीं देगा जिसने एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी में संघर्ष किया ही नहीं हो। लड़ाइयां हर साल करते थे, कभी सुख नहीं झेला, और शायद ये भविष्यवाणी भी सही हुई थी। तो मुगल सेना अभी भी बची हुई है, और नुकसान मेवाड़ को अधिक हुआ है। अगर तुलना देखी जाए तो मुगलों को नो डाउट अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन भरपाई के मामले में मेवाड़ इसकी भरपाई अभी तक नहीं कर सकता। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मानसिंह को जिस मिशन के लिए भेजा गया था, क्या वो उस मिशन में कामयाब रहे? नहीं रहे। और देखो, मेरे ख्याल से किसी भी युद्ध में जीत या हार तब तय होती है जब सामने वाले को हम बंदी बना लें। क्या मानसिंह जी ने बंदी बनाया महाराणा प्रताप को? नहीं। तो क्या महाराणा प्रताप ने मानसिंह को बंदी बनाया? नहीं। दूसरा, युद्ध का परिणाम इस बात पे तय करता है कि सामने वाला मारा जाए, क्या दोनों ही मारे गए? नहीं। सामने वाले की जमीन पर कब्जा कर ले, क्या कब्जा हो पाया? नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस युद्ध में अकबर जीता, जो सदियों से किताबों में छपा हुआ है? करेक्ट। ठीक है। और जहां तक बात है इस युद्ध के परिणाम की, तो इस परिणाम में आप एक चीज नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं दोनों पलड़े बराबर रहे। ठीक है। और उसके बाद में लंबा संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, 1576 से लगाकर 1584 तक, 85 तक उन्होंने संघर्ष किया है। इतने सालों बाद में उन्होंने मेवाड़ को आजाद करवा लिया, तो जीत किसकी होगी? महाराणा की। हल्दी घाटी तक मैं ये कह सकता हूं कि पलड़ा दोनों का बराबर था, लेकिन वो कहते हैं ना, मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर होता है, और सुपर ओवर में महाराणा प्रताप सिंह जी जीते थे, क्योंकि बाद वाली लड़ाइयों में मुगलों की बगा बगा के बैंड बजाई थी इन्होंने। और आपको भी पता है, ये युद्ध जितना नुकसान दे गया, अब वापस उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। इसका मतलब साफ है, न तो सीधा कोई युद्ध लड़ा जाएगा, गोरिल्ला वॉरफेयर ही होगा, छापामार युद्ध। क्या लगता है, मानसिंह कछवा आए थे मेवाड़, वो कामयाब नहीं हुए, तो क्या अकबर जिद छोड़ देगा? कभी नहीं। तो क्या महाराणा प्रताप झुक जाएंगे? कभी नहीं। यानी लड़ाई तो आगे बहुत है, लेकिन सिर्फ हल्दी घाटी तक हमें सीमित रखा गया। उसके बाद में बैक टू बैक 30,000 सैनिकों को लेकर जो है वह मानसिंह सोनगरा और भगवान दास खुद आए थे महाराणा प्रताप के विरुद्ध। वही सर्चिंग ऑपरेशन था, लेकिन उनको कुछ ना मिला। उसके बाद में तहव्वुर खान नाम के व्यक्ति को चित्तौड़ में बिठा दिया, और 16 करीब 33 चौकियां, 33 छावनियां बिठाई गई मेवाड़ में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण छावनी थी दीवेर, देलवाड़ा, देसूरी और गोगुंदा वगैरह, ये मुख्य छावनियां थी। मेवाड़ को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग थी। अब उसके बाद में महाराणा प्रताप हार तो मानने वाले नहीं, लेकिन उनके पास में सीधा सीधा मुगलों से भिड़ने के वो भी ताकत नहीं बची, क्योंकि युद्ध हमेशा नुकसान देता है। इसलिए अगली लड़ाइयां उन्होंने छापा मार ही की, गोरिल्ला। ये 33 थाने मेवाड़ में क्यों बिठाए गए? महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए। अब महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए अगर 33 थाने बिठाए गए हैं, तो इन थानों पर हमला करेंगे तभी तो महाराणा अपने मेवाड़ को स्वतंत्र करवा पाएंगे। तो वो लगातार इन थानों पर हमले करते थे। अच्छा, इसके बाद लगातार हमले चलते थे, बिल्कुल। और हमले करते करते 1585 तक आते आते उन्होंने सारे थाने उड़ा दिए थे, सिर्फ 2 थाने बचे हुए थे, और वो 2 थाने थे, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा था मांडलगढ़। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में आजाद करवा लिया था। हालांकि वो अपनी सौगंध पूरी नहीं कर पाए। तो बताएं सर, और कुछ जानना चाहते हैं? क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेगी बहुत लंबी। नहीं सर, आपको बहुत अगर बहुत इंटरेस्ट है धन्यवाद, आपने तो इतना सुंदर विवरण दिया।